हरे कृष्णा। तो ये 10th डिस्कोर्स बहुत ही बेविल्डरिंग और कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ और मे बी मल्टीपल टाइम्स ये सुनना पड़ सकता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे बहुत ही कॉमन सेंस के साथ वो वाली डिस्कशन होने वाली है जो इन जनरल नहीं होती है। और साइंस, हालांकि ये कॉमन सेंस है एकदम, ये 2 और 2 4 जितना सरल है, बट विज्ञान इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें जब तक मैथमेटिकल और एम्पेरिकल यानी प्रत्यक्ष प्रमाण ना मिल जाए तब तक वो कुछ बोलने की अथॉरिटी नहीं रखते। उन्होंने मन की जिज्ञासा को और कॉमन सेंस को अलाउ नहीं कर रखा है अपने सिलेबस में या अपनी थियोरीज प्रपोज करने में। उन्हें सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस और हार्ड कोर एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए प्रूवन, तभी जाके वो कुछ बोल सकते हैं। सामने सामने सत्य दिख रहा हो तो भी वो उसे नहीं मानेंगे। अब यही उनका सिस्टम है, कुछ कर नहीं सकते। बट ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज का ये डिस्कशन बहुत अजीब से ही कंक्लूजन पे पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग और शायद निराशाजनक भी हो सकता है कि क्या ही है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और साथ ही साथ बहुत अजीब सा प्रश्न भी छोड़ेगा, जिसकी वजह से निराशा ख़त्म भी हो जाएगी एट द सेम टाइम। पहले क्रिएट होगी फिर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक प्रश्न उसमें ऐसा रह जाएगा जिसका उत्तर हम एम्पेरिकली नहीं दे पाएंगे, अपने कॉमन सेंस से भी नहीं दे पाएंगे। पूरे ब्रह्मांड की जानकारी, उसका सार इकट्ठा कर लेने के बाद हम एक बेसिक सा आंसर नहीं दे पाएंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, और बिना किसी हिंट के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक्स और हमारे फिक्शनल कैरेक्टर का डिस्कशन शुरू होता है। तो जो साइंटिस्ट एक्स है वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव से उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या कहना है अभी ये सुनते हैं हम। वेदांत ने हमें याद है कि वेदांत ने पूछा था पिछले डिस्कोर्सेस में कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हर एक चीज़ का, एटम का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, उसका आधार क्या है, तो हम उसे स्टडी करने के बाद पता लगा सकते हैं कि हर एक चीज़ का, ब्रह्मांड का हमारा खुद का आधार क्या है। हम अगर उसमें एक चीज़ अभी भी है कि हमें जीवन का आधार नहीं पता चल पाया है, वो हमें द फेमस रशियन मंकी हेड ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट्स पता चल गया था, और सारे ऑर्गन्स में लाइफ फोर्स नहीं है उससे पता चल गया था, एटम में लाइफ फोर्स नहीं है उससे पता चल गया था। तो हमें ये तो पता चल गया कि लाइफ का यानी जीवन का, जितने भी जीवित प्राणी हैं यहाँ पे, चाहे वो एक रेप्टाइल हो, ह्यूमन बीइंग हो, जानवर हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, कोई भी मरीन लाइफ हो, प्लांट्स हो, उसका पता हमें अभी भी नहीं चल पाया है और उसे हमने साइड में रख दिया है। अभी हम सिर्फ जड़ जगत का ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्लियरली ये पूछ रहा था कि संसार में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है जिस पर सब आधारित है। जैसे हमने देखा कि हर एक चीज़ यहाँ पे, चाहे वो पानी की एक बूंद हो, पत्थर हो, या गैसेस हो बहुत तरह की, तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर, हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, ब्रह्मांड का आधार एटम है। हमने ये कंक्लूड कर दिया, मगर बाद में हमें पता चलता है कि एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक अलग से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट फोटॉन्स, जो लाइट का पार्टिकल है, जो लाइट तत्व है। तो फिर हमने एक एक करके सबको स्टडी किया। हमें ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें क्वार्क नाम दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। और जो तीसरा पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसे एलिमेंट्री पार्टिकल घोषित कर दिया गया है। एलिमेंट्री यानी अगर इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जाए तो उसके अंदर से कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात तो उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, और तोड़ भी दिया जाए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है अंदर से, वो किसी और चीज़ से नहीं बना हुआ है। अब ये तो बड़ी सुनने में अटपटी सी बात लग रही है कि वो किसी और चीज़ से नहीं बना हुआ है, पर ठीक है, उनका कहना है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। अब तो क्या सब कुछ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है? नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन से सब कुछ बना हुआ होता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, बट नहीं, उसके अंदर तो क्वार्क निकला, वो भी बहुत छोटा है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए, यानी क्वार्क भी और इलेक्ट्रॉन भी 2 सबसे छोटे पार्टिकल्स है। तो क्या इन दोनों से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है? क्योंकि एटम तो इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है ना, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब पिक्चर में एक तीसरा पार्टिकल्स भी आता है, लाइट फोटॉन्स, वो भी बहुत सूक्ष्म है, उसे भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब हमारे पास 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए। हमें ये भी नहीं पता कि वो वेव है या पार्टिकल है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का अलग चीज़ है, वो अगले डिस्कोर्स में हम डिस्कस करेंगे।
बट हाँ, 3 कण हमें मिल गए हैं एज सच अभी के लिए। अब यहाँ पे हमें फिर कंक्लूजन ये मिलता है कि ये 3 कण ही संसार का आधार है। अब इसमें एक चौथा प्रश्न और आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लूऑन्स, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया है हाइप और अटेंशन लेने के लिए। अब वो कोई पार्टिकल नहीं है, ग्लूऑन्स आर नॉट पार्टिकल्स, ग्लूऑन्स कोई पार्टिकल नहीं है, ग्लूऑन्स बस एक फील्ड है। एक फील्ड का अर्थ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। आप 2 मैग्नेट्स लेते हो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हो। अगर आप दोनों को अच्छा खासा दूर रखोगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे। बट जब आप उन्हें एक लिमिटेड डिस्टेंस में ले आते हो, बहुत छोटे से डिस्टेंस में, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और पास में लेके आते हो और ज़ोर से खींचते हैं, और पास से लेके आते हो और ज़ोर से ज़्यादा खींचते हैं। वो लोग और ताकत लगाते हैं कि हाँ चिपक जाए एक दूसरे से। जितना दूर लेके जाओगे उनकी ताकत कमज़ोर पड़ती जाएगी। तो वो जो उनकी ताकत लगाने का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह बहुत सारी फील्ड्स होती है, तो ग्लूऑन भी एक फील्ड का नाम है। ग्लूऑन यानी ग्लू, वो उसे उसी के नाम पर रखा गया है। ग्लू यानी चिपकना, ग्लू कर जाना, बेसिकली स्टिक कर जाना। तो जहाँ ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे से जितने एरिया में चिपकने की कोशिश करते हैं उसे ग्लूऑन्स कहा जाता है, बेसिकली वो फील्ड कहा जाता है। उसी की वजह से ये चिपके रहते हैं आपस में, ये बने रहते हैं। तो ग्लूऑन्स क्या है वो पता करने वाली बात है। अब ये और पिक्चर में आ गया, ठीक है। एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम क्या है ये भी पता करना बाकी है, कि वैक्यूम क्या होता है, एम्प्टी स्पेस क्या होती है। हमें पता है कि वैक्यूम ये आज लेबोरेटरीज़ में साइंटिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक छोटी सी जगह में, एक बॉक्स में या किसी भी कंटेनर में, उसमें से एयर सकम करके, एयर खींच के, उसमें से जो हवा बह रही है वो खींच लेते हैं और एकदम एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देते हैं, जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा, तो वो एकदम एम्प्टी वैक्यूम हो जाएगा। बट वो एम्प्टी वैक्यूम भी कुछ तो है ना, कुछ तो है ही, वो जगह है, वो एम्प्टी स्पेस है। भले ही वहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, माना, कोई लाइट फोटोन नहीं है, कुछ नहीं है, माना आपकी बात, बट वहाँ पे कुछ तो है। वो स्पेस ही अपने आप में कुछ है, वो स्पेस ही अपने आप में कुछ है। उस स्पेस का भी तो आपने बॉर्डर बना रखा है, क्योंकि उसको आपने एक कंटेनर में रखा हुआ है। वो एम्प्टी स्पेस उस कंटेनर से डील कर रही है। आप मान के बैठे हो कि हाँ ये वैक्यूम इसके अंदर है, इसके अंदर मतलब किसके अंदर, एक लिमिटेड स्पेस और बॉर्डर के अंदर ही ना। आप इनफाइनाइट एम्प्टी वॉइड को एक बॉर्डर के अंदर कैसे कैद कर सकते हो। तो वो एम्प्टी वैक्यूम क्या है वो देखना पड़ेगा। अब ये जो सारा प्रपंच, ये सारी राजनीति जो हो रही है, ये उस खाली जगह पर ही तो हो रही है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करना हो, चाहे फोटोन का एग्जिस्ट करना हो, चाहे ग्लूऑन्स हो, चाहे क्वार्क हो, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी कण हो, वो उस जगह पर ही तो स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टडी कर रहे हैं कि ट्रेन क्या है, एक एरोप्लेन क्या है, एक स्कूटर क्या है, एक कार क्या है, एक ट्रक क्या है, एक बस क्या है, ठीक है। अगर हमें ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है तो सड़क इन सबको जानती है। अगर आप देखेंगे, प्लेन को टेक ऑफ करना है सड़क से, ट्रेन को चलना है रेलवे की पटरी पे, रेलवे की पटरी है सड़क पर, कार और बस और स्कूटर्स को तो वैसे ही सड़क पर डायरेक्ट चलना है। तो सड़क सबको जानती है, सड़क सबका आधार है, सड़क सबको विटनेस कर रही है। अगर आप ट्रेन को स्टडी कर रहे हैं तो ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए अगर निकल रही है तो सड़क को पहले से ही पता है कि ट्रेन कहाँ है। सड़क मुंबई में होते हुए भी दिल्ली में बैठी है, ट्रेन मुंबई से निकली भी नहीं है बट सड़क दिल्ली पहुंच चुकी है, क्योंकि सड़क सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सड़क नहीं है। तो यहाँ वो उस खाली जगह से मेरा मतलब है वो एम्प्टी वैक्यूम, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, लाइट फोटॉन्स, ये सारे के सारे कण या फिर वेव तमाशे कर रहे हैं। और वो एम्प्टी स्पेस हमारा भी तो आधार है, हमारा भी तो जीवन कहीं ना कहीं रखा ही है ना। अगर हम कहें कि मैं मुंबई रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, हम कहीं भी कहें तो वो एक फ़िज़िकल टाइम और स्पेस की बात हो रही है। जो व्यक्ति चंडीगढ़ में है वो चेन्नई में तो नहीं है, जो केरला में है वो बंगाल में तो नहीं है, वो वहीं है ना, स्पेसिफिक। यानी और जो एटम बंगाल में है, मतलब
बंगाल जिस एटम से बना हुआ है, उन एटम से चंडीगढ़ तो नहीं बना हुआ, अहमदाबाद तो नहीं बना हुआ, दिल्ली तो नहीं बना हुआ। दिल्ली का एटम अलग है, मुंबई का एटम अलग है, ट्रेन का एटम अलग है, प्लेन का एटम अलग है। तो ये सेग्रीगेशन, जीवन भी और जड़ भी, दोनों के दोनों उस खाली वैक्यूम पर डिपेंडेंट है। मेरा पक्ष ये है, उस खाली स्पेस पर, उस अनंत स्पेस पर। और ये हर किसी पर लागू होता है। हमारा प्लैनेट, वो भी तो एक अंतरिक्ष में है। सूर्य भले ही कितना ही बड़ा हो, वो भी अंतरिक्ष में है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कूल बनते हैं कि ये सब कुछ खींच लेता है, वो सब कुछ, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सिंगुलैरिटी हो जाती है। तो इंस्टाग्राम पर भी रील्स में लोग कूल बनते हैं ये सब लिख लिख के, गारगैंचुआ, ये वो। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारा अपना मिल्की वे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, फिनिक्स ए, बड़े बड़े ब्लैक होल्स के नाम देते हैं वो लोग, ठीक है, कि ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है, ये है, वो है। 10 चीज़ें, ओके, मैं कह रहा हूँ 10 चीज़ें। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि अगर वो बड़ा है तो वो नापने योग्य है, ठीक है। जैसे 100 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, नो डाउट, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बट लिमिटेड है। बड़ा होना अनंत होने से बराबर ही नहीं कर सकता। सॉरी फॉर द ग्रामेटिकल एरर। मेरा मतलब है कि भले ही कितना भी बड़ा अमाउंट हो, वो होता लिमिटेड है। सी फॉर एग्जांपल, मैं 10 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी एवरेज पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। बड़े बड़े देशों की जीडीपी समझ आती है इतने बड़े अमाउंट में। बिलियनर्स के पास भी इतना पैसा नहीं होता। बट क्या मैं कहूँ कि 10 लाख करोड़ का 10 गुना, ये बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना, बट 10 लाख करोड़ के 10 गुने के आगे 10 लाख करोड़ क्या है, बहुत छोटा है। क्योंकि हमने उससे किसी और को नहीं लाया, हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल कोई कहे कि मुंबई की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, मुंबई की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, मुंबई की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। बट अगर हम उसे महाराष्ट्र की जीडीपी से कंपेयर करें तो मुंबई की जीडीपी हमेशा छोटी निकलेगी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के पास ये एडवांटेज है कि भले ही बाकी के अन्य शहरों की जीडीपी उतनी ना हो, अमरावती, सोलापुर, सतारा, सांगली, संभाजी नगर, बाकी सब की जीडीपी भले ही मुंबई से कम हो मिला के भी, बट फिर भी क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट है, इसलिए महाराष्ट्र के हिस्से में मुंबई की जीडीपी अपने आप आ जाती है। ये नारायण अस्त्र वाला लॉजिक है। आप किसी भी अस्त्र से नारायण अस्त्र पर वार करोगे तो नारायण अस्त्र वही अस्त्र लेके आप पर ही चढ़ जाएगा। तो महाराष्ट्र और मुंबई की जीडीपी के एग्जाम्पल से मेरा मतलब ये था कि मुंबई की जीडीपी भले ही कितनी भी बड़ी हो, महाराष्ट्र से छोटी ही रहेगी, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का भाग है, महाराष्ट्र मुंबई का भाग नहीं है। ठीक उसी प्रकार कोई कितना भी बड़ा ब्लैक होल हो, उसकी कितना भी बड़ा ग्रेविटेशनल पुल हो, बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अनंत होना बड़ी बात है। मेरा पक्ष ये है कि जिस अनंत स्पेस में ये सारी की सारी गैलेक्सीज, ये मिल्की वेज, ये ब्लैक होल्स, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, वो जीवन भी, एक छोटे से प्लैनेट में ही इतने सारे जीवन है ना। अब जो जीवन यहाँ इस प्लैनेट पे, इस सोलर सिस्टम में, ठीक है, इस यूनिवर्स के, इस मिल्की वे के, इस सोलर सिस्टम के, इस प्लैनेट के, इस कंट्री के, इस देश के, इस स्टेट के, इस शहर के, इस एरिया के एक छोटे से घर में जो एक लाइफ फोर्स बैठी है, मैं जो ये वीडियो इस समय शूट कर रहा है, जो आप इस समय देख रहे हो, वो तो वही है ना जहाँ है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में तो नहीं है। तो वो स्पेस जो इन सबको धारण किए हुए है, इन सारे पार्टिकल्स को, इन सारे जीवन को धारण किए हुए है, वो स्पेस ही हर एक चीज़ का आधार है। ये मेरा पक्ष है। अब वो स्पेस एक ही क्यों है वो देखना पड़ेगा। अब हम आगे की आर्ग्यूमेंट लेके चलते हैं। नेक्स्ट 15 मिनट, शुरू के 15 मिनट में मेरा पक्ष ये था कि वो स्पेस ही, अगर आप उसे ईश्वर कहना चाहे तो नो डाउट कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का अर्थ क्या है, हर एक चीज़ का जो आधार हो। तो वो स्पेस हर एक चीज़ का आधार है। उस स्पेस का हमें सम्मान करना चाहिए, नो डाउट। बट क्या हम उसकी पूजा कर सकते हैं? पूजा करने के लिए हमें 2-3 एस्पेक्ट चाहिए कि एक तो वो जिंदा हो, वरना आपकी पूजा का उसे कोई मतलब नहीं है। आप सम्मान करते रहो, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जीवित है ही नहीं, वो तो खाली एक जगह है, जड़ जगह है, उसे कोई पता ही नहीं है अपने बारे में, उसे खुद का बोध ही नहीं है। अगर वो
हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि वो जगह, वो एम्प्टी स्पेस, वो जिंदा है और वो एक व्यक्ति है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं, नो डाउट, हम उसे वर्शिप कर सकते हैं। उसके बाद भी मूर्ति बनाकर वर्शिप करना या जो भी प्रैक्टिस है वर्शिप करने की, वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। मूर्ति बनाकर वर्शिप करना लॉजिकल तो नहीं बैठ रहा है एम्प्टी वॉइड स्पेस का। मूर्ति बनाना तो कोई लॉजिकल चीज़ है नहीं, क्योंकि वो तो अनंत है। उसकी क्या कोई मूर्त होगी, उसका क्या कोई लुक होगा, तो वो कोई पर्सन नहीं हो सकता। एम्प्टी वॉइड कभी भी कोई पर्सन नहीं हो सकता। सारे पर्सन उसके भाग है, वो किसी का भाग नहीं है। सच तो ये है। तो मूर्ति बनाना एंड ऑल, ये तो फिर बड़ा ही इलॉजिकल सा साउंड कर रहा है, बट ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता चल गया था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के, कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स एंड लाइट फोटॉन्स और ग्लूऑन्स, एवरीथिंग, ये चारों पांचों एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो आज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये एलिमेंट्री है। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे अगर तोड़ा जाए तो आपको अंदर कुछ नहीं मिलेगा, खोखला कण मिलेगा। कण नहीं, खोखली जगह मिलेगी आपको, प्योर एनर्जी। हालांकि वो इसे प्रूव नहीं कर पाए हैं, बट हाँ, उनका प्रपोजल यही है। उन्हें नहीं पता कि उस अंदर क्या है, बट हम बिना किसी इक्वेशन के कॉमन सेंस से ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या निकलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, छोटे होने की एक मर्यादा होती है, बड़े होने की कोई मर्यादा नहीं है। बड़ा कितना भी बड़ा हो, अनंत के आगे छोटा रहेगा, वो हम जानते हैं, बट छोटे होने की एक मर्यादा होती है। एक समय आता है जब छोटा इतना छोटा हो जाता है कि वो गायब ही हो जाता है। ये हमें पता है, कॉमन सेंस से भी हम जान सकते हैं, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है। छोटे होने की एक लिमिट होती है, उसके बाद इतना वो छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। अब यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स एंड एवरी लाइट फोटॉन्स, इन तीनों पार्टिकल्स पर। वो क्या है, कैसे है, क्या उनको अलग बना रहा है, ये सब प्रश्न हम उठाएंगे अभी इसी वीडियो में। अब सबसे पहले लेते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को। ये सेम सिद्धांत आप तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा इनका क्लेम है। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स तीनों के अंदर कुछ नहीं है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर जो उन्हें एक दूसरे से अलग बना रही है, जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बना रही है, क्वार्क को क्वार्क बना रही है, और लाइट फोटोन को लाइट फोटोन बना रही है। कुछ तो ऐसा डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो तीनों अलग अलग कण हैं, हमारे सामने है। ये छुपा नहीं है हमसे, हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अलग काम कर रहा है, फोटोन अलग कर रहा है, क्वार्क अलग काम कर रहा है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है तीनों में जो तीनों को एक दूसरे से अलग बना रहे हैं? कुछ तो डिफरेंस है। अलग है मतलब डिफरेंस है, सीधी सी बात है। तीनों लिक्विड्स हैं, पानी भी, दूध भी और एक रैंडम कोल्ड ड्रिंक भी, बट तीनों के रॉ मटेरियल्स अलग है ना, तभी तो तीनों अलग अलग है। सीधी सी बात है। ठीक उसी प्रकार अगर ये तीनों छोटे हैं, कोई बात नहीं, मान लिया कि तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, तो ऐसा क्या है जो तीनों को अलग बना रहा है? अगर उनके अंदर कोई और पार्टिकल भी नहीं है, वो तीनों किसी और कण से नहीं बने। अगर वो किसी और से कण से बने होते तो हम ये कह सकते थे कि हाँ, वो अंदर के कण उसे अलग बना रहे हैं, बट वो किसी और कण से भी नहीं बने। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि वो वेव से बने हुए हैं। वेव यानी एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस, बेसिकली कंपन। तो वो तीनों के तीनों, उन तीनों का आधार है कंपन, यानी वाइब्रेशन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक स्पीड में, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी का अर्थ नहीं जानते तो आप सेपरेटली गूगल कर लीजिएगा, यहाँ मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। एक स्पेसिफिक पैटर्न में बेसिकली वाइब्रेट करने को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, एक फोर्स के साथ, एक डायरेक्शंस के साथ, एक पैटर्न में वाइब्रेट करने को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। साफ साफ शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। तो पता ये चलता है हमें कि वो तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जिसकी वजह से हमें इल्यूजन हो रहा है कि हाँ, ये एक कण है। ठीक है, क्योंकि हमें कण दिख रहा है ना अपनी आँख से, हमारी आँख तो खुद एटम से बनी हुई है, तो वो हमें धोखा दे रही है। तो इलेक्ट्रॉन वास्तव में, एंड इलेक्ट्रॉन भी, क्वार्क भी एंड लाइट फोटॉन्स भी, ये तीनों कणों से बने हुए हैं। फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेटिंग एंटिटीज से बने हुए हैं।
अब आगे का प्रश्न ये आता है कि ये वाइब्रेटिंग एंटिटीज किस चीज़ से बनी हुई है, और इन्हें रेगुलेट कौन कर रहा है। चलो, इन्हें रेगुलेट कौन कर रहा है वो तो बात की बात है, बट हमें ये पता चल गया कि ये तीनों अलग अलग टाइम पे वाइब्रेट कर रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन और क्वार्क तो आजू बाजू में ही है ना, एक ही एटम के अंदर समाये हैं। तो एक ही एटम के अंदर इतनी छोटी सी जगह में दो अलग अलग एंटिटीज वाइब्रेट कर रही हैं। एक एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है कि वो इलेक्ट्रॉन का रूप धारण कर रही है, एक एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है कि वो एक क्वार्क का रूप धारण कर रही है, और उसी के साथ एक एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है कि वो एक लाइट फोटोन का रूप धारण कर रही है, और एक एनर्जी इस तरह से भी वाइब्रेट कर रही है कि वो ग्लूऑन्स का काम कर रही है। मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन के खड़ी है जिसकी वजह से ये सारे आपस में चिपके हुए हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है। मैं फिर से रेकमेंड करूँगा, आप शुरू से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये एक बार में समझ शायद ना आए अधिकतर लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास उतनी एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं है इस समय कि मैं आपको एआई से कुछ एनिमेट करके दिखा सकूं। बहुत सिंपल सा मेरा क्वेरी है कि तीनों के तीनों अलग अलग वाइब्रेशन से बने हुए हैं, इसीलिए तो तीनों में डिफरेंस आ रहा है। और अब उसके आगे अगर हम चलें, कोई कह सकता है कि हाँ, ये भी ऐसा हो सकता है कि इनमें भी लेयर्स हो। क्या पता इलेक्ट्रॉन जिस वाइब्रेशन से बना है वो खुद मल्टीपल वाइब्रेशन से बना हो। यानी हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है तो वो बनी है पानी से। फॉर एग्जांपल कोई शरबत है वो पानी से बना है, तो हम ये कह सकते हैं शरबत का रॉ मटेरियल है पानी। तो पानी का भी तो रॉ मटेरियल है ना, हाइड्रोजन एंड हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O है ना। तो उसी प्रकार एक कण है, वो एक वाइब्रेशन से बना है। फिर उस वाइब्रेशन को अगर स्टडी किया जाए तो पता चलता है कि शायद वो और वाइब्रेशन से बनी हो, सिंगल से भी हो सकती है, वी डोंट नो। मगर हम लेके चल रहे हैं कि मल्टीपल से बनी हो सकती है। ठीक है, आना हमें सिंगल में ही पड़ेगा बाद में, क्यों मैं बता रहा हूँ, मगर हो सकता है कि मल्टीपल से बनी हो। तो वो मल्टीपल को भी अगर आप देखो, ऐसे करते करते अगर आप जाओ तो छोटे होने की एक मर्यादा होती है वाइब्रेशंस में भी। जैसा मैंने कहा, फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करती। आप इनफाइनाइटली छोटा करते जाओ नहीं जा सकते, क्योंकि वो बना हुआ है, वो चीज़ उस चीज़ का आधार है ऑलरेडी, उस चीज़ का आधार है। एक पॉइंट आएगा जब आपको एम्प्टी वैक्यूम तक पहुंचना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको पूरी तरह एम्प्टी वैक्यूम तक पहुंचना पड़ेगा, और वही वैक्यूम आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ का आधार है। यहाँ जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन है, जीवन है, वो हर एक चीज़ का आधार वो वैक्यूम है। पता आपको ये चलेगा। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स उस साइंटिस्ट ने वेदांत को दिए, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस। और उसने एक और चीज़ कोट की कि ये जो इनफाइनाइट डिपेंडेंसी वाला जो लॉजिक है, यानी हर एक चीज़ का एक सिंगल आधार होना ही चाहिए, ये फिज़िक्स इसको अलाउ ही नहीं करती। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि भारत के किसी वेदांती ने, वेदांती यानी जो वेदांत का अध्ययन करते हैं, उनके किसी आचार्य ने जिनका नाम है मध्वाचार्य, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है। तो वहाँ के लोग इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों से डील करते हैं। मॉडर्न विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा, ना कभी पहुँचेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स में ही उलझे रह जाएंगे, वो कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। ये चलते हैं प्रूफ्स पे, मगर वो उन्हें मिल ही नहीं सकता, कॉमन सेंस ये लोग नहीं जानते। ये इतने बड़े मूर्ख हैं, इन्हें लगता है कि ये अपनी आंखों से उस वाइब्रेटिंग एंटिटी को देख लेंगे, जबकि ये संभव ही नहीं है। हमारी आंखें बनी ही नहीं है वो देखने के लिए, हमारा मन बना है वो समझने के लिए, हमारी आंखें नहीं बनी है वो देखने के लिए। हर चीज़ देखी नहीं जाती, सूक्ष्म चीज़ें समझी जाती है, रियलाइज़ की जाती है। लास्ट में आपको एनर्जी में ही पहुंचना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का आधार एनर्जी है, और एनर्जी के बारे में ऑलरेडी कंक्लूजन दिया जा चुका है कि एनर्जी को ना कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की चीज़ नहीं है। एनर्जी एक सत्य है, ऐसा सत्य है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। आप कोई 2 और 2 2 4 का क्या बिगाड़े? अरे वो दिल्ली में भी वही है, मुंबई में भी वही है, अर्थ पे भी वही है, मार्स पे भी वही है, ब्रह्मांड के अंदर भी वही है, ब्रह्मांड के बाहर भी वही है। ब्लैक होल हो या ना हो, 2 और 2 4 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही मेरा आर्ग्यूमेंट है। परम सत्य उसी को कहेंगे जो किसी भी काल देश परिस्थिति में
चेंज ना हो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान में, काल देश परिस्थिति, उसके मैनिपुलेशन से वो चेंज ना हो। तो परम सत्य हमें पता चल गया कि वो वॉइड है, ठीक है, वो वॉइड है, और वो वॉइड अनंत काल से है। आप ये नहीं कह सकते वो वॉइड इस समय नहीं था। अरे वो जगह उस समय नहीं तो उस समय क्या था? वो जगह कहाँ रखी थी? वो जिस जगह रखी थी उसी को तो मैं कह रहा हूँ परम सत्य। तो उस जगह का कोई नाश नहीं किया जा सकता कभी भी, आप मिटा नहीं सकते उसे, ना ही उसे और एक्सपांड कर सकते हो। आप ये भी नहीं कह सकते उस एम्प्टी वॉइड के लिए कि हाँ मैंने उसे 3 किलोमीटर की दर से और बढ़ा दिया। जैसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, साइंटिस्ट मिसलीड कर रहे हैं लोगों को कि यूनिवर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है वो ठीक है, आपकी बात मानी, बट उससे आपको कंक्लूड क्लियर करना चाहिए कि उससे आपका अर्थ क्या है। लोग समझ रहे हैं कि अस्तित्व में जगह का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है जगह। अरे वो इंक्रीज कहाँ हो रहा है? स्पेस में ही तो इंक्रीज हो रहा है। अब आपने प्रॉब्लम ये है कि आपने अंतरिक्ष का नाम स्पेस रख दिया। तो जब भी मैं स्पेस कहूँगा मेरा मतलब है वास्तविक स्पेस, जगह, अंतरिक्ष नहीं। अंतरिक्ष को मुझे कहना होगा तो मैं अंतरिक्ष कहूँगा इस वीडियो में। तो अंतरिक्ष फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 100 किलोमीटर का है, ठीक है, चारों साइड से वो 100 किलोमीटर है। अब उनका कहना है कि अंतरिक्ष बढ़ रहा है, तो वो समझो 105 किलोमीटर का हो गया फॉर एग्जाम्पल, हर डायरेक्शन से बढ़ बढ़ के 5-5 किलोमीटर हर अपने पूरे रेडियस से वो बढ़ गया, ठीक है, सर्कमफेरेंस से। अब वो जो बड़ा है वो जगह वो कहाँ से लाया? कहाँ से लाया वो जगह? वो 5 किलोमीटर की एक्स्ट्रा जगह वो कहाँ से लाया बढ़ने के लिए? अरे वो जगह कोई बनाने की चीज़ नहीं है, वो जगह थी पहले से, बस हमारे अंतरिक्ष ने उसे ऑक्यूपाई अभी किया है। ऐसा इन्हें कहना चाहिए, बट ये मिसलीड करते हैं। इन्हें कहना चाहिए कि अनंत स्पेस है ही, बट हमारे अंतरिक्ष ने उसे अभी ऑक्यूपाई किया है। अरे अनंत कोटि ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीवर्स है, बट वो मल्टीवर्स किसी एक ही एम्प्टी स्थान पे तो रखा हुआ है। बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कितना भी बड़ा हो सकता है, बट अनंत के सामने तो ना के बराबर ही रहेगा वो। मुझे आप एक बात बताइए कि 1 रुपये अनंत के आगे कितना छोटा है? कोई हैसियत ही नहीं है 1 रुपये की, अनंत रुपयों के आगे कोई हैसियत ही नहीं है। 1 रुपये की तो 100 करोड़ के सामने भी कोई हैसियत नहीं है, तो अनंत के सामने तो क्या होगी? अनंत के आगे 100 करोड़ की भी, 100 करोड़ जैसे सैकड़ों की कोई हैसियत नहीं है अनंत के आगे। तो मैं उस अनंत स्पेस की बात कर रहा हूँ, अनंत जगह की बात कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं करती, जो सिर्फ एम्प्टी जगह है, जिस पर बहुत सारे ब्रह्मांड, ये जीवन आधारित है। अब मान लेते हैं कि क्वार्क्स और फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जीज से बने हुए हैं, तो उन एनर्जीज का आधार क्या है? अगेन वो एनर्जीज किस चीज़ से बनी है? ऐसा क्या है जो उन दो तीनों को अलग अलग बना रहा है? अब अगर कोई कहता है कि एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइप में वाइब्रेट करने से एक वेव इलेक्ट्रॉन बन जा रही है, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने से एक वेव फोटॉन बन जा रही है, तीसरे तरीके से वाइब्रेट करने पे वो क्वार्क बन जा रही है, चौथे तरीके से वाइब्रेट करने से वो ग्लूऑन्स, उनको अट्रैक्ट करने वाली फील्ड बन जा रही है। तो अगेन वो मल्टीपल एनर्जीज अगर है भी, अलग अलग भी है, तो उनका आधार एक ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, खाली उनका आधार अगेन एक ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि एनर्जी ही परम सत्य है और एक ही एनर्जी है सब कुछ। ये अलग अलग एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं उनका आधार एक ही है, अल्टीमेटली उनका आधार एक ही निकलेगा। आपको ऊपर ऊपर ग्रॉस लेवल पे डिफरेंस दिख सकता है, अल्टीमेटली उनका आधार एक ही दिखेगा। और साइंटिस्ट ने वेदांत को कहा ये वो एक ही तत्व, ये वह तत्व है जिसे भारत में लोग प्रकृति कहते हैं, संस्कृत में। अब वैसे तो मॉडर्न भाषा में, क्योंकि संस्कृत के विकार बन के हिंदी बन चुका है, तो हिंदी में आम बोलचाल में लोग प्रकृति का अर्थ समझते हैं कि पेड़ पौधे, ये वो प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, पेड़ पौधे, ज़मीन आसमान, समुद्र आसमान, तो लोगों को लगता है प्रकृति ये है। अरे वो उसका मतलब है ग्रॉस लेवल की प्रकृति, उसको आप नैसर्गिक बोल सकते हो। प्रकृति का अर्थ है मूल प्रकृति, यानी
मूल फंडामेंटल एनर्जी जिससे हर एक कण बना है। भारत में इसे प्रकृति तत्व कहा गया है। इंडियन फिलोसफीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सीधा मूल आधार पर बातें करते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट है और इसलिए मैं तुम्हें भारत जाने की बात कर रहा था, क्योंकि वो लोग इनकी तरह नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते, वो आध्यात्म पर ध्यान देते हैं अधिक, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ जाने की एडवाइस दी थी अगेन। तो ये भी उन्हीं की देन है, प्रकृति तत्व। उनके शास्त्रों में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि ना ही तो वहाँ कोई टेम्परेचर है, ना ही कोई मोमेंट है, ना ही कोई रंग है, ना ही कोई रूप है, सब कुछ खाली और अंधेरापन है वहाँ पे। वो वैसी प्रकृति की अवस्था है। वो एटम्स यानी सूक्ष्म कण से भी पहले की अवस्था है, जब वो वाइब्रेशन के फॉर्म में भी नहीं होते। सबसे पहली अवस्था जो है, अगर इन सब के आधार में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर एक के मूल आधार में जाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के भी मूल आधार में जाएंगे तो हमें एक सिंगल एनर्जी मिलेगी, उसे कहते हैं प्रकृति तत्व। और वो प्रकृति तत्व भी, ठीक है, वो प्रकृति तत्व ही जिस स्पेस में, जिस जगह पर स्थित होके ये सारा प्रपंच रच रही है संसार का, उसे मैं एम्प्टी स्पेस कह रहा हूँ, उसे मैं अनंत कह रहा हूँ, जिस पर ये सारा नाटक रचा जा रहा है। यानी हमारे पास तीन चीज़ें हैं, अगर आप देखो तो तीन चीज़ें। काल, सबसे पहला समय। समय, ये वैज्ञानिक कह देते हैं कि समय शुरू हो गया बिग बैंग के बाद से। अरे कोई समय शुरू होने की चीज़ नहीं है। तुम पैदा हो तो क्या समय शुरू हो गया? तुम 2010 में पैदा हुए तो क्या 2010 के पहले 2009 नहीं था? तुमने शुरू की गिनती BC, बिफोर क्राइस्ट, तो क्या उसके पहले समय नहीं था? समय उसके पहले भी था। जब तुम नहीं थे तब भी था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। समय की कोई शुरुआत नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते समय के लिए कि समय की शुरुआत से पहले। अरे समय की शुरुआत क्या होती है? जब ब्रह्मांड बना, क्या उसके पहले समय नहीं था? समय कोई शुरू होने की चीज़ है। समय और जगह और एनर्जी, ये तीन ऐसे परम सत्य हैं जो हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा से थे, इसीलिए इन तीनों को परम सत्य कह रहा हूँ मैं। समय हमेशा से था, वो जगह जो हमेशा से थी, और जहाँ जिस जगह पर ये सारा प्रपंच हो रहा है, वो एनर्जी ये सारा मैनिपुलेशन कर रही है। हम जीव जहाँ यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे सारे हम लिविंग एंटिटीज, वो जगह परम सत्य है। और वो जो एनर्जी है, जो ये सारा खेल है अपने आप में, ये पत्थर, ये टेबल, ये बेंच, मेरा शरीर, मैं, तुम, वो एनर्जी, ये भी परम सत्य है। इन तीन चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तीन चीज़ों को। और अगर इन तीन चीज़ों के मूल आधार में जाएं तो सिर्फ काला अंधेरापन है। सुख दुख का प्रश्न ही नहीं उठता है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें पता है कि काल तो जीवित नहीं होता, समय तो बस है, चल रहा है। वो कोई वैसा तो है नहीं कि हाँ वो जिंदा एक व्यक्ति है। समय कोई व्यक्ति नहीं होता। सेकंड चीज़, वो जगह जीवित है या नहीं, वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि वो जगह भी जीवित नहीं होती है जहाँ तक हमें लगता है। जगह जीवित कैसे हो सकती है? कोई वो एम्प्टी स्पेस, खालीपन कैसे जिंदा हो सकता है जिस पर ये सब हो रहा है, जिस पर ये इतने ब्रह्मांड टिके हुए हैं, जहाँ ये ब्रह्मांड रखे हुए हैं, वो अनंत स्पेस, वो जीवित कैसे हो सकती है? और वो जीवित है तो वो कर क्या रही है? बोर नहीं हो रही? तीसरा प्रश्न, ये एनर्जी जो ये सारा प्रपंच है अपने आप में, जिसे भारतीय लोग माया कहते हैं, प्रकृति को माया, वो जो नहीं है, वो माया इसीलिए कहते हैं इसे कि इसके आधार में सब खोखला है, सब खोखलापन है अंदर से। ये छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, ये सुंदर स्त्री, ये सुंदर जगत, हर एक चीज़, ये ऐशो आराम, हर एक चीज़ के आधार में एटम्स है, एटम्स के आधार में वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस के आधार में खोखलापन है, जिसे वो लोग माया कहते हैं। माया, वो जो नहीं है। माया का अर्थ वो जो नहीं है। ये है उनका प्रकृति तत्व। तो ये जो माया है, जो एनर्जी है, ये शायद जिंदा हो सकती है, क्योंकि ये उछल कूद कर रही है, ये मूवमेंट कर रही है, ये कुछ बना रही है, ये कुछ बन रही है। तो जो भी उछल कूद करता है, मूवमेंट करता है, वो शायद जीवित हो सकता है। हमारे पास प्रमाण नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता, बस हाँ वो जीवित हो सकता है। हम इस पर जिज्ञासा या फिर तुक्का ही लगा सकते हैं। शायद इसका कभी पुख्ता प्रमाण हम नहीं पा सकते। बट अगर मैं यहाँ विदेश में बैठकर
इतना लॉजिक लगा पा रहा हूँ, तो भारतीय जो संत हैं और उनके जो वेद शास्त्र हैं, उन्हें भी अगर आप देखोगे तो ठीक है, वो भले ही 10-12 हज़ार साल पुराने हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उससे पुराने उनके भी नहीं मिलेंगे, तो उसमें भी नॉलेज तो लिमिटेड ही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैन मेड रिलीजन है। देखो जो भी है, हिंदुइज्म भले ही सबसे पुराना है, बट है तो रिलीजन ही बाकी सबकी तरह, तो उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ बाकी सबसे ज़्यादा मिल सकता है, इतना मैं कह सकता हूँ। जो बौद्ध हैं, जो हिंदू हैं, वहाँ आपको कुछ ज़्यादा मिल सकता है बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी। बैक टू आवर टॉपिक। तो प्रकृति तत्व, जो हिंदू जिसे कह रहे हैं, सनातन धर्म जिसे कह रहा है, जो मूल एनर्जी है, वो शायद ज़िंदा हो सकती है। अगर वो ज़िंदा है तो वो इस चीज़ की, हर एक चीज़ की ओनर हुई। अगर हम देखें तो इस वो अनंत जगह की भी ओनर हुई और काल की भी ओनर हुई, क्योंकि काल उसे ख़त्म नहीं कर सकता, अनंत जगह उसकी है ही, कोई और यूज़ करने वाला नहीं है, क्योंकि वही है जो है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कोई सेकंड पर्सन है ही नहीं एनर्जी के अलावा। सेकंड पर्सन होने के लिए उससे कोई सूक्ष्म होना चाहिए, उससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है, उससे सूक्ष्म तो खाली अनंत जगह है जिस पर वो खुद बैठी है। तो दो सत्य है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी और जगह एक ही है। कोई आर्ग्यूमेंट दे सकता है, वेदांत ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या पता वो एनर्जी ही वो अनंत स्पेस हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत स्पेस एक सरी की होती है, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती। यानी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, साइंटिस्ट ने उसे समझाया। अब फॉर एग्जाम्पल अनंत इनफाइनाइट स्पेस है, अब वहाँ पर एक आउट ऑफ नोवेयर एक ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड हमारा बना हुआ है, हमें पता है, हमारा ब्रह्मांड बनता है, तो क्या उस जगह पे वो अनंत स्पेस में क्या खड्डा हो गया? वो अनंत स्पेस ने वो ऑक्यूपाई कर लिया है? रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे हम, सड़क है, वहाँ पे ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा सब चल रहा है, तो हमने जब वहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाया, तो क्या सड़क उस स्थान से गायब हो गई कि सड़क के ऊपर वो ऑटो रखी है? सड़क की मर्यादा आज भी बनी हुई है, सड़क सड़क ही है, ऑटो उसके ऊपर रखी है। ऐसा नहीं है कि ऑटो और सड़क एक ही है, ऑटो अलग है, सड़क अलग है। ऑटो डिपेंडेंट है सड़क पर चलने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। ऑटो बनती भी है तो किसी इंडस्ट्री में बनती है, किसी फैक्ट्री में बनती है, उसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स भी किसी दूसरी फैक्ट्री में बनते हैं, और वो फैक्ट्री भी ज़मीन पर खड़ी है। हर एक चीज़ ज़मीन पर होती है, चाहे आपको प्लेन उड़ाना हो, प्लेन बनाना हो, स्पेस में जाना हो, फाइटर जेट उड़ाना हो, रोड पर चलना हो, आपको हर एक चीज़ ज़मीन पर करनी होती है। हर एक चीज़, वो ज़मीन आधार है हर एक चीज़ का। अगर आपसे वो ज़मीन छीन ली जाए तो आप कहीं के नहीं हो, तो आप ज़मीन छीन ली जाए तो आप नीचे गिर जाओगे। नीचे भी क्या है, वो अनंत स्पेस ही तो है। उसी स्पेस को मैं कह रहा हूँ कि अनंत स्पेस पे ही सब कुछ होता है, और वो स्पेस और एनर्जी एक नहीं है। ज़मीन और गाड़ी एक नहीं है, ज़मीन और ट्रेन एक नहीं है, ट्रेन और गाड़ी अलग है, बट ज़मीन और ट्रेन एक, ज़मीन और गाड़ी एक नहीं है। ज़मीन पर सब आधारित है। उसी प्रकार वो एनर्जी में विकार आता रहता है, मगर स्पेस में कोई विकार नहीं आता, जगह में कभी विकार नहीं आ सकता। ये जगह की क्वालिटी नहीं है कि उसमें विकार आ जाए। जिस प्रकार सड़क में कोई विकार नहीं आता, चाहे उस पर ट्रेन चले, चाहे बस चले, चाहे कार चले, सड़क सड़क ही रहती है। सड़क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर से जो भी चलाओ, उस पर ही उसको पता है कि मुझ पर ही सब आधारित है। उसी प्रकार स्पेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्पेस और एनर्जी, दीज आर टू वेरी डिफरेंट एंटिटीज़, इनफाइनाइट एंड डिफरेंट। दोनों ही अनंत है, दोनों का ही विनाश संभव नहीं है, दोनों ही अनादि है, दोनों ही अनंत है, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। तो ये दो एंटिटीज़ हैं। अब मैं एक और हिंट देता हूँ। भारतीय इसे एक और चीज़ कहते हैं, जो द्वैत वेदांती है, ठीक है, जो डुअलिज्म में मानते हैं, जिनका सिद्धांत है परम सत्य दो है, कि दो एस्पेक्ट्स हैं, एक फेमिनाइन, एक मैस्कुलाइन। फेमिनाइन मैस्कुलाइन वो कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, इसमें मेल फीमेल कहाँ से आया, स्त्री पुरुष कहाँ से आया, बट उनका कहना है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है जिस पर सब कुछ आधारित है, वो पुरुष है, और ये जो प्रकृति है, यानी ये जो एनर्जी है, वो स्त्री है। पता नहीं क्या कहते हैं इससे, उनका मतलब क्या है तो वही बता सकते हैं, बट हाँ मुझे इतना पता था, मैंने बताया।
वो पुरुष और प्रकृति का कुछ कॉन्सेप्ट लाते हैं वो लोग, पता नहीं क्या है वो, तो तुम अगर वहाँ जाओगे तो उन्हीं से पूछना। बट हाँ, वो कहते हैं कि दो सत्य है, ये दो सत्ता अनादि हैं, एक काल, एक प्रकृति और एक पुरुष, जिस पर ये सब कुछ आधारित है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस आर्ग्यूमेंट के सामने कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। साइंटिस्ट्स कुछ भी कर ले, इसका कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, एक प्रश्न अभी भी बना रह जाता है, जो मैंने शुरू में कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा तो मिस्टर एक्स जो कि साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि हम पूरे ब्रह्मांड का सार तो निकाल लेंगे आज इस वीडियो में, जो कि हमने निकाला। हमने नो डाउट हमने प्रक्रिया नहीं जानी कि कैसे हुआ बिग बैंग, ये वो सब हमने नहीं डिस्कस किया। हमने बस आधार डिस्कस किया, कैसे बनता है, बिगड़ता है, क्यों, किसकी इच्छा से, वो आज का डिस्कशन था भी नहीं। आज का डिस्कशन का टॉपिक बस ये था कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, वो आज हमारा विषय नहीं है। क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया। हमने एटम को खोला, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, लाइट फोटोन, हर एक चीज़ को अंदर से खोखला करा, एनर्जी को खोदा, वाइब्रेटिंग एंटिटीज़, फिर एम्प्टी स्थान को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया सड़क के एग्जाम्पल से। ये सब हमने किया, जो आज का विषय था वो पूरा हुआ। बट एक चीज़ रह जाती है आज भी, कि क्या ये प्रकृति जीवित है? ये जीवित है या नहीं मुझे नहीं पता। हम क्या है, ये आज भी एक प्रश्न है, जो इस प्रश्न के साथ ही हम एंड करेंगे। इसका उत्तर नहीं है आज भी कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए और हमारा ओरिजिन क्या है। क्या हम अनादि हैं? हम किन के अंश हैं? हम क्यों हैं? आप क्यों हैं? मैं क्यों हूँ? ये किसने निर्णय लिया, कब लिया? क्या ये प्रकृति ने निर्णय लिया है? क्योंकि प्रकृति हमसे अलग है, ये तो हम जानते हैं। मैं आपसे अलग हूँ, आप मुझसे अलग हैं। आप और मैं, हम दोनों इस पत्थर से अलग हैं, इस पहाड़ से अलग हैं। तो किस एनर्जी को पत्थर बनाना है, किस एनर्जी को पहाड़ बनाना है, किस एनर्जी को ये व्यक्ति, किसको पुरुष, किसको स्त्री, किसको बालिका, किसको काला, किसको गोरा, किसको अमीर, किसको गरीब, ये सारी चीज़ें क्या प्रकृति निर्णय ले रही है, या प्रकृति का अपनी कोई बुद्धि नहीं है? इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर प्रकृति एक जीवित व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो एक जीवित पर्सन है, तो वो, इसका मतलब ये निर्णय वो ले रही है, या उनके हाथ में भी ये निर्णय नहीं है। तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी सी बात हो गई। अगर उनके हाथ में कोई निर्णय नहीं है, ये तो बस फालतूगिरी हो रही है। फिर अगर उनके हाथ में निर्णय है तो वो गलत डिसीजन नहीं ले सकती एटलीस्ट, क्योंकि वो हिसाब किताब से चलती है, वो बहुत होशियार है। तो उनका क्या हिसाब किताब है? किसी पर्सन को पुरुष बना के उसे एक यहाँ पैदा करके अमीर बना देना, गरीब बना देना, फिर ये प्रपंच कराना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये वो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है। ये सब क्या प्रपंच है? ये क्या प्रयोजन है प्रकृति का इन सब के पीछे? और अगर प्रकृति जीवित नहीं है, फिर भी ये प्रश्न बना रहता है कि हम कौन है, फिर हम क्या हैं? क्योंकि हम प्रकृति नहीं है, हम समय नहीं है, हम वो जगह नहीं है, वो स्पेस नहीं है जिस पर ये सब प्रकृति आधारित है। तो हम है कौन? ये प्रश्न अभी भी रह जाता है। तो शायद 2 एपिसोड्स के बाद ये साइंस वाली जर्नी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अगेन, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसे मल्टीपल टाइम सुने तब जाके समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग को स्ट्रेच करने के लिए, नसें खींचने के लिए, क्योंकि आगे इसी तरह की फ़िलासफ़िकल चीज़ें आने वाली है अब। तो अभी हम यहाँ इस ब्यूटीफुल डिस्कशन को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द प्लेलिस्ट, क्योंकि हम लास्ट में जो वास्तविक वेदांतिक सिद्धांत है, वैदिक अथॉरिटी, उसे एस्टैब्लिश करेंगे पूरे तर्क के साथ। हरे कृष्णा।